हेलो एवरीवन। आज हमारी सीडीपी सीरीज़ की क्लास 6th है, जिसमें हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो है वो देखने वाले हैं। क्वेश्चंस करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं, एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो उन्हें देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं टॉपिक से रिलेटेड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि हमारे एग्ज़ाम बहुत पास आसपास ही हैं, एस्टेट सीटेट, तो इसमें सीडीपी जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसकी प्रैक्टिस जो है आप डेली बेसिस पे अगर करेंगे तो आप एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है। प्राथमिक कक्षा की बात यहाँ हो रही है। प्राथमिक कक्षा के जो बालक हैं उनके लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अगर हम देखें तो हमें प्रयास एवं भूल विधि, अनुकरण विधि यानी दूसरों की नकल करके सीखना या देखना या काम करना, व्याख्यान विधि जिसमें हम बच्चों को व्याख्या दे रहे हैं किसी भी चीज़ की, थ्रू लेक्चर मेथड हम पढ़ा रहे हैं। और द फोर्थ है हमारा खेल विधि यानी प्ले वे मेथड। तो प्राथमिक कक्षा के बालक हैं तो यानी कि प्राइमरी लेवल तक की बात हो रही है बच्चों की, तो अगर हम उन्हें खेल विधि से पढ़ाएं तो वो ज़्यादा बेटर है। वो बहुत जो है खेल खेल में वो बहुत इंटरेस्ट लेकर वो सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास पहले भी हमने ये क्वेश्चन कहीं पढ़ा है ऐसे। डाल्टन विधि का विकास जो है वो मिस हेलन पार्कस ने किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है डायरेक्ट कि डाल्टन शिक्षण विधि जो है वो प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए विकसित की गई थी, किसके द्वारा, मिस हेलन पार्कस्ट के द्वारा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक की क्या भूमिका है। रोल ऑफ टीचर अगर हम देखें तो सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता के रूप में बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, और बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, और बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो पर्टिकुलरली हम देखें एक आइडियल टीचर की, तो शिक्षक एक आइडियल टीचर की जो भूमिका है, रोल है, वो कहें कि एक सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। तो मतलब कोई भी चीज़ टीचर जो है बच्चे को पढ़ा रहा है तो बहुत इजी वे में, बहुत इंटरेस्टिंग वे में अगर हम बच्चे को पढ़ाएं तो वो बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो सही है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। सभी ऑप्शन जो है सीडीपी में जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो सभी ऑप्शन जो है वो कहीं ना कहीं हमें सही लगते हैं, तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमें सेलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट हम बात करें, निम्न में से कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था हमने पढ़ी है, जो डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात करते हैं पियाजे के अकॉर्डिंग, सेंसरी मोटर स्टेज जो कि 0 से 2 साल तक का बच्चा है। तो अभी बच्चा बहुत छोटा है तो उसकी क्या विशेषता नहीं है, उसमें शारीरिक विकास की तीव्रता बिल्कुल, जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से होता है बच्चे का। मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से होता है। बच्चा बहुत जल्दी सब कुछ सीखने लग जाता है, अटेंशन औरों की लेने की कोशिश करता है, क्यूरियोसिटी होती है बच्चे के अंदर। तो मानसिक क्रियाओं की तीव्रता भी होती है। दूसरों पर निर्भरता होती है, बिल्कुल होती है, अपने छोटे छोटे कामों के लिए वो दूसरों पर निर्भर है, खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, कहीं चल कर जाने के लिए, मतलब हर चीज़ के लिए वो दूसरों पर डिपेंड है। और नैतिकता का होना, मतलब मोरालिटी डेवलप होना, ये थोड़ा लेट प्रोसेस स्टार्ट होता है जब बच्चा धीरे धीरे और स्टेजेस में आता है। जब बच्चा बड़ा होता है, चाइल्डहुड स्टेज में आता है, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, उसके बाद एडोलेसेंस, तो धीरे धीरे उसके अंदर मोरालिटी डेवलप होने लगती है। सेंसरी मोटर स्टेज पर ये मोरालिटी जो है वो नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, निम्न में से कौन सी आदत ये कहलाती है। दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाना, तो सिंपैथी दिखाना, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बच्चे की भावनाएं विकसित हुई हैं। मतलब बच्चा सोच पा रहा है कि सामने वाले की कंडीशन क्या है, और उस कंडीशन में उसकी क्या हालत है, किस तरीके से, मतलब उसके इमोशंस को समझ पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बच्चे की भावना से संबंधित आदत जो है वो बच्चे की डेवलप हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा आंकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आंकलन करने का, इवेल्युएशन करने का बेस्ट जो तरीका है वो है आंकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। मतलब ये इंटरनल प्रोसेस है, जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जब हम कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो उसके अंदर अंतर्निहित प्रक्रिया है। हम साथ साथ क्या कर रहे हैं, जैसे कि हम लेसन प्लान भी बनाते हैं, तो उसमें जब हमने बच्चे को पढ़ाया, जो भी टॉपिक हमने पढ़ाया उससे उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका फीडबैक लेते हैं कि बच्चे ने कुछ चीज़ सीखी या नहीं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बच्चों से पूछते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इवोल्यूशन का पार्ट है। उसके बाद टेस्ट लेना, यूनिट टेस्ट लेना या फिर अचीवमेंट टेस्ट लेना या वीकली टेस्ट लेना, ये साथ साथ जो है प्रोसेस चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं अंतर्निहित प्रक्रिया है। उसके बाद आंकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। ही नहीं, पहले ही प्रोसेस होता था, लेकिन अब जो है वो इवैल्यूएशन अगर हम कहें तो वो एक कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव टर्म बन गई है, तो कि वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो आंकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाहर की एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर आंकलन शिक्षक ही करेगा, टीचर करेगा, तो उसे पता चलेगा कि उसके शिक्षण में क्या कमियां हैं और उसे कैसे उसे सुधारना चाहिए, कौन से टीचिंग लर्निंग जो मेथड्स हैं उनका यूज उसे करना चाहिए और बेटर उसे कैसे बनाना चाहिए, शिक्षक के द्वारा ही होनी चाहिए। और आंकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। अभी हमने बात की कि आंकलन जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ चलता रहना चाहिए। तो बेस्ट ऑप्शन इज, जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है कि अंतर्निहित प्रक्रिया है शिक्षण अधिगम के अंदर ही आंकलन। नेक्स्ट है, बालक के निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? तो हम कहें सामाजिक संपर्क की बात यहाँ हो रही है, सामाजिक संपर्क का जो स्रोत है, सबसे प्रारंभिक की बात हो रही है यहाँ पर। तो सबसे प्रारंभिक जो प्राइमरी एजेंसी अगर की हम बात करें, सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला, सबसे ज़्यादा बच्चा जो है सबसे पहले और सबसे ज़्यादा किसके संपर्क में रहता है? परिवार के संपर्क में। तो प्राइमरी एजेंसी, फैमिली इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता से संबंधित निम्न में से कौन सा है? सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी से संबंधित, जब बच्चा क्रिएटिव होता है तो वो उसकी जो थिंकिंग है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, यानी कि एक ही प्रॉब्लम के वो बहुत सारे सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग बच्चे की डेवलप होती है उसके अंदर। तो हम बात करें यहाँ पर, तो अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता इसमें से, तो मैच्योरिटी बिल्कुल करती है। धीरे धीरे बच्चा परिपक्व हो रहा है तो उसकी वोकेबलरी भी डेवलप हो रही है, उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज वो भी डेवलप हो रही है। अभी प्रेरणा, अगर मोटिवेशन नहीं होगी तो वो उस भाषा को सीखने का प्रयास नहीं करेगा। स्वास्थ्य, अगर वो उसका स्वास्थ्य अच्छा है तभी वो कुछ ना कुछ सीख पाएगा। तो ये सभी चीज़ें जो है भाषा के विकास को प्रभावित करती हैं कहीं ना कहीं। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो लंबाई या वजन, तो बच्चे की लंबाई कितनी है या बच्चे का वजन कितना है वो कहीं ना कहीं इसको कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता बिल्कुल भी। तो यहाँ पर कौन सा प्रभावित नहीं करता है पूछा गया है, तो हमें ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से हो जाएगा, लंबाई या वजन। फिर है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? वाइगोत्स्की की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसमें बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। ये है कि हमें बच्चे को रीइंफोर्समेंट देना चाहिए, लेकिन हर बार रीइंफोर्समेंट देना चाहिए ये ज़रूरी नहीं है। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं, ये भी ज़रूरी नहीं है। कुछ एक साइकोलॉजिस्ट ने जो है प्रयोग किए हैं, लेकिन सभी ने नहीं किए। ये चीज़ें मतलब ज़रूरी नहीं है कि प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग करके ही उस बच्चों के थिंकिंग को समझा जा सकता है। फिर है, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं गलत ऑप्शन है। हमेशा दंड देकर, क्योंकि हमें नेगेटिव कीवर्ड्स को भी खोजना होता है हमारे ऑप्शंस के अंदर। जो नेगेटिव कीवर्ड है वो कहीं ना कहीं ऑप्शन हमारा गलत होता है। तो यहाँ दंड देकर की बात की गई है, पनिशमेंट की बात की गई है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर गलत है। नेक्स्ट है, बच्चे
समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। बिल्कुल जब वाइगोस्की की थ्योरी हम पढ़ते हैं, हमने वाइगोस्की की थ्योरी को बहुत अच्छे से कवर भी किया। चैनल पे इसकी वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है, अगर किसी ने नहीं देखी हो तो वो इसे प्लीज़ देखें, ताकि आपको पता हो कि वाइगोस्की ने कौन कौन से पॉइंट्स को कवर किया है। और सोशल डेवलपमेंट थ्योरी उन्होंने दी थी। तो उन्होंने सामाजिक अंतःक्रियाओं का यानी सोशल इंटरेक्शन की बात की थी कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रियाओं से के माध्यम से सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों और समाज के नियमों पर आधारित है। तो यहाँ पर समाज की बात हो रही है। तो हमने कॉलबर्ग के तीन थ्योरी के जो 3 लेवल पढ़े थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो जब समाज की बात हो रही है, समाज के नियमों की बात हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं लेवल सेकेंड में यानी कि कन्वेंशनल लेवल के अंदर आता है। पारंपरिक जो हमारा स्तर है उस पर आता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बच्चे कैसे होते हैं? चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। वयस्कों की भांति नहीं होते बच्चे। बच्चों का चिंतन स्तर कहीं ना कहीं अलग होता है वयस्कों से। तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट है, खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया ज्ञान भरा जाता है। नहीं, बिल्कुल गलत है। बच्चे अपने आप अपना ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, अनुभवों के द्वारा करते हैं। फिर है, निष्क्रिय जीव होते हैं। बिल्कुल नहीं, एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं बच्चे, और ये भी गलत है। नेक्स्ट है, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपनी ही तर्क और क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है कि किस तरीके से कोई भी घटना जो घटित हो रही है या किसी भी चीज के पीछे छुपे हुए तथ्यों को खोजने का प्रयास करते हैं। तो जिज्ञासु प्राणी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था। मुख्य योगदान देने वाली संस्था, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले अपने परिवार के संपर्क में आता है, तो मुख्य योगदान वहीं से ही शुरू होता है सबसे ज़्यादा। तो परिवार जो है वो प्राइमरी एजेंसी है, और मुख्य योगदान की बात करें तो वो भी परिवार ही निभाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हो जाएगा। बच्चों की त्रुटियों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। बिल्कुल है। बच्चे जब ट्रायल एंड एरर थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें भी थॉर्नडाइक ने यही बात की है कि बच्चे प्रयास और भूल के द्वारा ही सीखते हैं। जैसे जैसे वो प्रयास करेंगे, भूल करेंगे, और वो अपनी जो ट्रायल्स हैं उनको बेटर बनाते जाएंगे और वो भूल कम होती जाएगी। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य और उन्हें त्रुटियां करने पर दंडन देता हो। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं नेगेटिव वर्ड है, दंड देता हो, पनिशमेंट, तो ये नहीं हो सकता। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे या उन पर अधिक ध्यान ना दे। तो अगर शिक्षक बच्चों की गलतियों पर ध्यान नहीं देगा तो उन्हें सुधारेगा कैसे? तो ये भी कहीं ना कहीं गलत ऑप्शन है। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन अगर हम देखें इसमें तो ए हमारा सही ऑप्शन जा रहा है, क्योंकि बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, अगर बच्चे सीख रहे हैं तो वो गलतियां भी करेंगे, और धीरे धीरे उनकी गलतियां जो है वो कम होती जाएंगी जैसे जैसे वो उनके प्रयास बढ़ते जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया यानी कि हमारे चिंतन से रिलेटेड, हमारे माइंड से रिलेटेड, सोचना समझना, ये प्रक्रिया। तो कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक प्रक्रिया जो है वो चिंतन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ से हो जाएगा, चिंतन। नेक्स्ट है, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी विद्यार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को क्या चाहिए? तो
इसमें हमें ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा ताकि हम जो नेगेटिव वर्ड्स हैं उनको देख सकें और उन्हें एलिमिनेट करें उन ऑप्शंस को, जैसे कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। तो यहाँ पे तिरस्कार जो है, बच्चों का तिरस्कार नहीं किया जा सकता। तो इसके अंदर ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो कि अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं, संपन्न घरों से हों। तो इससे हम ऑप्शन से हम समझ रहे हैं कि बाकी जो संपन्न घर से बच्चे नहीं हैं उनको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। उसके बाद इस अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, वो अलग अलग कल्चर से आए हुए हैं, तो सबका अपना अपना ट्रेडिशन है, रीति रिवाज है, ढंग है, बोलने का तरीका, लैंग्वेज सब अलग अलग है। तो वहाँ पर हम क्या करें, बच्चों को प्रोत्साहित करें ताकि एक मल्टी कल्चरल जो एनवायरनमेंट है वो डेवलप हो सके, बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख सके एक दूसरे से। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव ऑप्शन है। फिर है, कड़े नियम बनाएं और जो बच्चे उनका पालन ना करें उन्हें दंड दें। तो यहाँ दंड जो पनिशमेंट है वो भी है नेगेटिव वर्ड है, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन जो है वो सी है, जिसमें हम कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें बच्चे को। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं। तो हमने एरिक्सन की थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ा। एरिक्सन ने जो है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी जो यहाँ दी थी, उनकी थ्योरी का नाम था साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें उन्होंने डेवलपमेंटल स्टेजेस को टोटल 8 स्टेजेस में बांटा था, जिसमें उन्होंने बच्चे के जन्म से लेकर और मृत्यु पर्यंत, तो लास्ट तक टिल डेथ, टोटल जो उसका लाइफ स्पैन है उसको 8 स्टेजेस में डिवाइड किया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, जन्म से मृत्यु तक। नेक्स्ट है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन जो है वो एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। तो यह निम्नलिखित में से किसकी विभिन्नता के कारण है? दोनों का पढ़ने का तरीका अलग अलग है, स्ट्रेटेजी मतलब उनकी शैली अलग अलग है। क्योंकि एक हो सकता है वो थोड़ा इंट्रोवर्ट है, वो शांत अकेले कमरे में पढ़ना जो है वो ज़्यादा सही समझता है, और दूसरा जो है वो अपने मित्रों के साथ पढ़ना सही उसे अच्छा लगता है। तो दोनों की अधिगम शैली जो है वो अलग अलग है। तो इसमें अधिगम शैली ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। आज का जो कोट है, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना सकता है। तो हम अपने समय का और हमारे पास हमारी जो शिक्षा है उसका सही उपयोग करें ताकि हमें सफलता हासिल हो सके। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।